देखिए, बात करने जा रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की और एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि किसी भी प्रोसेस में जो वेरिएबल होते हैं, जैसे मान लो उसमें प्रेशर है, उसमें वॉल्यूम है, उसमें टेम्परेचर है, ठीक है, तो इनमें रिलेशन क्या है, उसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। जैसे आप जनरल बताएं कि आप कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे आपने पीवी इक्वल आर टी लिखा गैस इक्वेशन, तो एक तरीके से गैस इक्वेशन की इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस की। ए का मतलब होता है नॉट, डाया माने होता है थ्रू, और बेट का मतलब होता है हीट। मतलब किसी भी, ये लैटिन भाषा का वर्ड है कि किसी भी सिस्टम में हीट जिसके थ्रू पास ना हो उसको एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। हमने पढ़ा है ना एडियाबेटिक, ये लोग डायबिटिक कहते हैं, डायबिटिक प्रोसेस जिसके डायबिटिक हो जाती है, ए अलग कर दिया, डायबिटिक अलग कर दिया, डायबिटिक अलग चीज़ होती है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके सिस्टम के दौरान सिस्टम में हीट का फ्लो ना हो, ना तो सिस्टम से हीट बाहर जाए ना बाहर से हीट अंदर जाए। तो पहले तो डेफिनेशन लिखिएगा, लिखिए अ डायबिटिक नहीं सॉरी, एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज वन। अब लिखेंगे नहीं, बोर्ड पे लिखने में बहुत टाइम लगता है। नहीं, जनरली अगर यूट्यूब पे वीडियो बनाओ तो लोग लिखते हैं ना बोर्ड पे, तो कहाँ तक इतना लिखें। An adiabatic process is one in which the pressure, volume and temperature, the pressure, volume and temperature of the system changes, but there is no exchange, of heat, there is no exchange of heat between the system and surroundings, between the system एंड सराउंडिंग्स, द सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। जैसे थर्मस आप रखते हैं तो थर्मस में क्या होता है, उसमें यही तो होता है कि भाई हीट ना तो बाहर से अंदर जाती है ना अंदर से बाहर जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई वो प्रोसेस होता कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा भाई एक ऐसा सिस्टम हो जिसकी जो, जैसे मैंने सिलेंडर ले लें आप, इसकी वॉल्स कैसी होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए, इंसुलेटिंग होनी चाहिए। लेकिन एक दिक्कत और आती है, चलिए हम मान लेते हैं कि इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, आपने थर्मस लिया, उसमें गर्म पानी भर लिया, क्या हमेशा गर्म भरा रहेगा? क्यों, कहाँ चली गई हीट? यानी कि आइडियल इंसुलेटर वो नहीं है, कहीं ना कहीं हीट का थोड़ा बहुत लॉस होता होगा। तो प्रोसेस एकदम से क्विक होना चाहिए। जैसे हमने सिलेंडर लिया, एकदम से पिस्टन दबा दिया, वॉल्स उसकी नॉन कंडक्टिंग है, हीट बाहर नहीं जाएगी, लेकिन हमने कहा ना कि थोड़ी बहुत हीट जा सकती है, ठीक है। तो हमने एकदम से अगर दबा देंगे तो क्या होगा, हीट इतनी ज़्यादा जनरेट हो जाएगी कि इतनी जल्दी वो बाहर नहीं जा पाएगी। तो मान लेते हैं वो कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है तो मालूम हो गया, कैसे होता लिखिए। द एसेंशियल कंडीशन द एसेंशियल कंडीशन द एसेंशियल कंडीशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस the essential condition for adiabatic process to take place is इस करके डैश करिए और इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखिए, द वॉल्स ऑफ कंटेनर या द वॉल्स ऑफ सिलेंडर, कंटेनर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, द वॉल्स ऑफ सिलेंडर मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटेड, मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटेड, यानी वॉल्स कैसी होनी चाहिए उसकी, इंसुलेटेड होनी चाहिए। अब फिर वही दिक्कत हुई जाकर के कि अगर इंसुलेटेड हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ जाकर के हीट बाहर जाएगी नहीं। जैसे हमने कहा कि अच्छी से अच्छी कंपनी का आपने वो ले लिया थर्मस, और बड़ा अच्छा, वाह हम तुम तो 200 रुपये का लाए, हम तो 1200 रुपये का लाए, भर के रख दो पानी, 4 दिन गर्म रहेगा? नहीं रहेगा ना। यानी कि इंसुलेशन होने के बाद भी हीट का फ्लो हो सकता है। तो आगे लिखिए इसमें, एंड द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन and the expansion should be sudden,
एकदम से एक्सपेंड कर दीजिए, एकदम से उसको। जैसे आपने क्या किया, गैस भरी सिलेंडर में, एकदम से पिस्टन को उठा दिया, तो एकदम से पिस्टन को उठाया तो क्या हुआ, उसमें एकदम से एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन हुआ मतलब उस गैस ने पिस्टन पे धक्का मारा, ठीक है, यानी गैस ने वर्क कर दिया, गैस ने हीट खर्च कर दी, और आपने हीट तो दी नहीं, तो गैस का टेम्परेचर एकदम से गिर गया। लेकिन ये इतनी जल्दी प्रोसेस हुआ है कि बाहर से हीट अंदर नहीं आ पाई, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है। अब हम बात करेंगे एडियाबैटिक इक्वेशन। तो लिखिए एडियाबैटिक इक्वेशन, एडियाबैटिक इक्वेशन, एडियाबैटिक इक्वेशन। अगर आपको याद हो इंटरमीडिएट में, तो एक इक्वेशन आपने प्रूफ शायद ना ही की हो, डायरेक्ट लिख दी हो, है सीबीएसई वाले तो प्रूफ कराते हैं, ठीक है। पीवी फॉर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट पाइसन का नियम था। बोले हाँ है, ऐसी बात है ना, क्या करिए, हमें कुछ नहीं याद है। खैर लिखिए, लिखिए। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, एक बर्तन में 1 मोल गैस लेंगे, n मोल भी ले सकते हैं, 1 मोल गैस लेंगे, ठीक है। और उसमें थोड़ा एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन करें या कंप्रेशन करें। तो हम कहेंगे देखो इसने इतना, इसमें इतना वर्क किया है, इसमें इतना वर्क हुआ है, और इसमें इतनी इसकी एनर्जी है, और वहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिखो कहानी, लेटस कंसीडर, लेटस कंसीडर 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ब्रैकेट लिखो 1 मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 मोल लिखिए, ऑफ अ परफेक्ट गैस, परफेक्ट गैस को हम आइडियल गैस भी कहते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए परफेक्ट गैस of a perfect gas thermally insulated from surrounding, thermally insulated from surrounding, मतलब जहां भी रखा गया है सराउंडिंग से वो इंसुलेटेड है, मतलब हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। अब हमने क्या किया, उसमें एक स्मॉल वर्क किया, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लेट स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू इज डन, स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क हमने कितना किया है, स्मॉल वर्क कितना किया है, डी डब्ल्यू इज डन। अब जब स्मॉल वर्क करोगे तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, डी डब्ल्यू इज डन ऑन द गैस एंड इट्स वॉल्यूम इज चेंजेस बाय डीवी, एंड इट्स वॉल्यूम इज चेंजेस बाय डीवी, देन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पी डीवी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी। अब आपने जब वर्क किया है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, तो नीचे लिखिए द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, देखिए जनरली फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी होता है, वही हीट भी है, वही चीज़ है भाई। जो आप वर्क कर रहे हो वो आपने इसमें वर्ड क्या किया है कि स्मॉल डी डब्ल्यू इज डन ऑन द गैस, आपने गैस पे वर्क किया है, तो गैस पे वर्क किया है तो मतलब आपने एनर्जी सप्लाई की है ना, एनर्जी उसको मिल गई ना। तो यहाँ पर एम क्या है, एम तो 1 ग्राम है, सी क्या है, कांस्टेंट क्या है, सी वी इंटू डेल्टा टी, इस कैपिटल टी लिखिए, इंटू डेल्टा टी, सी वी डेल्टा टी, where CV is the, where CV is the specific heat at constant volume, CV is the specific heat at constant volume। अच्छा, as it is adiabatic process, adiabatic process, तो एडियाबेटिक प्रोसेस की वजह से डी क्यू कितना हो जाएगा, हीट सप्लाई कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि हीट जो अंदर बनी वो बाहर नहीं गई। अब आपने कहा आपने वर्क तो किया, वर्क किया हमने, वर्क करने से क्या होगा, उसकी हीट बढ़ी उसकी, तो हीट बाहर जानी चाहिए थी ना, बाहर नहीं गई, वो पूरी की पूरी हीट जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गई, इसीलिए फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी लगाया गया, ठीक है।
डी क्यू जीरो हो गया। तो बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो हीट आप दे रहे हो डी क्यू दैट इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये होता है ना। तो डी क्यू इज इक्वल टू, तो जीरो यहां पर है, और डी यू इज इक्वल टू क्या है, सी वी डी टी है। तो जब इस्तेमाल करोगे तो डी लिखोगे। भाई डी का मतलब कोई वो थोड़ी है यहाँ पर, डी मतलब स्मॉल चेंज। वो हम जानते हैं क्यू बराबर यू प्लस डब्ल्यू होता है, लेकिन वेरी स्मॉल वैल्यू जब चेंज करोगे तो ये डी यू डी क्यू हो जाएगा ना, और डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी इंटू डी वी। तो इक्वेशन आ गया आपका, इक्वेशन नंबर इसको 1 डाल दो। एक्चुअली हमको प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में रिलेशन निकालना है और कुछ नहीं करना। इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब ही होता है, एडियाबेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि हमको प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो भी चेंज हो रहा है उसके बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाई आइडियल गैस इक्वेशन। बाई आइडियल गैस, या हम परफेक्ट गैस भी कहते हैं इसको, परफेक्ट गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है, और हमने लिया 1 मोल, तो एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 हो जाएगा। पीवी इज इक्वल टू आरटी। दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विद, किसी के रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई किसी का रेस्पेक्ट नहीं, अपना काम करो, अलग अलग आओ, अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, अब आप कहीं किसी के रेस्पेक्ट में कर दो, नहीं किसी के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई यहाँ पर वेरिएबल जो नहीं है आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन p और v का चेंज dv प्लस सेकेंड फंक्शन v p का चेंज dp, हो गया डिफरेंशिएशन। और इज इक्वल टू, यहाँ पर r कांस्टेंट है तो r इंटू डी टी, तो p dv प्लस v dp ये आ गया। यहाँ से dt निकालिए, तो यहाँ से dt की वैल्यू क्या आएगी, p dv प्लस v dp अपान r। इस dt को उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, पुटिंग dt इन इक्वेशन 1। कुछ लोग इसको टफ कहते हैं, बहुत टफ है, टफ कुछ नहीं है ये, क्योंकि सिंपल आप ग्रेजुएशन में है, मतलब आपको इंटीग्रल डिफरेंशिएशन आता है, ये मान के चला गया है। ठीक है भाई, पास हुए तभी तो वहाँ पहुँचे आप, सेमेस्टर 1 क्वालिफाई किया, हाँ क्वालिफाई किया, मतलब आप हो गए इंटेलिजेंट, तो फिर गड़बड़ थोड़ी है कि रखो यहाँ पर dt। इक्वेशन 1 वी गेट, क्या आपको मिलेगा, देखो ध्यान से, सी वी, डी टी की वैल्यू आपने क्या रखी है, डी टी रखा है पी डी वी प्लस वी डी पी अपान आर। भाई दिक्कत यहाँ पर देखिए, हमें करना क्या है, एक्चुअली में ये डी वी लग रहा है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन आप एल एच एस बराबर आर एच एस करोगे तो कोई 2 वेरिएबल तो लोगे ना, यहाँ प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है, सब कुछ है ना, तो हमने टेम्परेचर को हटा दिया, तो यहाँ रख दिया डी टी की वैल्यू पी डी वी प्लस वी डी पी अपन आर, ये आर ऊपर वाला लिखा हुआ है, और प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0। आर ले ली एल्सियम, तो क्या आएगा, सी वी ब्रैकेट में क्या आएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस आर मल्टीप्लाई में आएगा आर पी इंटू डी वी, और अपान कार कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आर हटा सकते हैं क्या आप, भाई 2 वेरिएबल है पी और वी, आर घुस गया करके कांस्टेंट, आर हट सकता है, आर का कहीं कोई रिश्तेदारी इनके कुछ पदों में है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, नहीं वहाँ से आर हटा दोगे तो टी नहीं आ जाएगा, आप पी वी और आर टी से हटाओगे, अभी वहीं से टी हटाया था, और वहाँ से अगर आर निकालोगे तो टी नहीं इंट्रोड्यूस हो जाएगा, आर की जगह सी पी माइनस सी वी होता है, मेयर्स फार्मूला इसकी जस्ट पहले प्रूफ किया आपने, इंटरमीडिएट में भी था, तो आर को लग दो सी पी माइनस सी वी, तो क्या आएगा, सी वी इन ब्रैकेट पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस आर को रखेंगे सी पी माइनस सी वी, बाहर हो जाएगा पी डी वी, यहाँ लिख दीजिए इज इक्वल टू 0, यहाँ लिख दो बाई मेयर्स फार्मूला,
मेयर्स फार्मूला R इज इक्वल टू CP माइनस CV। अब जरा ब्रैकेट को खोलिए, देखो CV PdV प्लस CV इंटू VdP प्लस CP इंटू PdV माइनस CV इंटू PdV इज इक्वल टू 0। कुछ कटिंग फिटिंग लग रही है, कुछ कटिंग फिटिंग दिख रही है। CV इंटू PdV प्लस का है और CV इंटू PdV माइनस का है, तो ये दोनों आपस में गए काम से। तो अब ये आ जाएगा CV इंटू VdP प्लस CP इंटू PdV इज इक्वल टू 0। अब चूंकि इसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन एक बन रही है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, इसको वेरिएबल आर सेपरेबल के मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी हम चाहेंगे कि डीपी के साथ पी का खानदान आ जाए और डीवी के साथ वी का खानदान आ जाए। देखो ध्यान से, हम इसको उधर जानबूझ के ट्रांसफर नहीं कर रहे, चाहो तो ट्रांसफर कर दो, चाहो तो मत ट्रांसफर करो, हम इधर ही लिखे हुए हैं। तो देखो क्या करेंगे, वी को इसके नीचे लाना है ना, तो वी से डिवाइड करना पड़ेगा पहली चीज, और पी को इसके नीचे लाना है तो पी से डिवाइड करना पड़ेगा, और हम सीवी से भी डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बाई, क्यों करेंगे अभी बता रहे हैं, डिवाइडिंग बाई CV इंटू वी इंटू पी, वी गेट। अब आप कहेंगे ये बताइए, P को DP के नीचे लाना है, डिवाइड किया P से, चलेगा। V को DV के नीचे लाना है, डिवाइड किया, ठीक है। तो आपने CV से क्यों डिवाइड कर दिया, उसका रीजन है, बुक में लिखा हुआ है, नहीं उसका रीजन और है, मैं डिवाइड करता हूँ तब बताता हूँ। तो यहाँ पर CV कट जाएगा, यहाँ पर V कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर DP अपान P बचेगा, प्लस यहाँ पर CP अपान CV आएगा, CP अपान CV आएगा, P से P कट जाएगा, DV अपान V आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आई। इसको पहचानते हैं आप, CP अपान CV को, CP अपान CV को पहचानते हैं। बोले सब पुरानी बातें पहचानवा रहे हो, मुझे लग रहा हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से खोद के लाई गई हैं। भाई सब चीज़ें बहुत नई लगती ना, अरे दादा वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज क्लास 11th, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज, ये जो नहीं है, ये तो याद नहीं होता कल की बात। इसको पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा आपने, रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट को गामा से रिप्रेजेंट करते, तो ये गामा हो जाएगा, तो आएगा DP अपान P प्लस गामा इंटू DV अपान V, यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे गामा इज इक्वल टू होता है CP अपान CV। गामा को ऐसा बनाइएगा कि ये V न दिखे, इसलिए एक टांग इसकी छोटी और एक टांग इसकी बड़ी बना दीजिएगा, ठीक। अब नोट कर लिया इसमें, अब इसमें दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। अब आप ये कह सकते हैं, ये बताइए कि उधर साइड तो है ही नहीं, तो नहीं है, जीरो का इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप ये कह सकते थे इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो फिर इधर लाना पड़ेगा ना, क्योंकि इंटीग्रल में आएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को अकेला करना पड़ेगा। देखिए DP अपान P का इंटीग्रल क्या होगा, log P टू बेस E। आप जानते हैं डिफरेंशिएशन में बेस क्या होता है, E होता है ना, 1 अपान P का इंटीग्रल प्लस गामा लिखा रहने दो, इसका क्या हो जाएगा log V टू बेस E। यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, के लिख दें, कांस्टेंट है ये, क्यों, क्या कांस्टेंट लिखना चाहते हो, नहीं जो बताओ वही लिख दें, हम C1 लिख दें। अब C1 लिखेंगे तो यहाँ CP CV गड़बड़ करेगा आपको, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, क्या इस लॉग को सिंगल लॉग में ले सकते हैं, यहाँ पर अब आप ये नहीं कह रहे हैं कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था कि आप यहाँ पर के जो लिखेंगे वो लॉग के लिख सकते हैं, तो यहाँ ये भी कर सकते हैं, लॉग के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मजबूरी है ना कि ये चूंकि किताब में के लिखा हुआ है। अब मान लो जो टीचर पढ़ा रहा है वो फिजिक्स बैकग्राउंड से मैथ उसकी वीक रही है, नहीं वैसे मैथ अच्छी रही होगी, मान लिया उसने और कहीं किताब ही कीड़ा हुआ, किताब में तो के लिखा था, तो ना लायक लॉग के लिखे, मैथ में बताया जाता है तो लॉग मत लिखिए। ये बताइए, ये log m प्लस log n हो जाए तो log m इंटू n हो जाएगा, लेकिन गुस्सा कौन है, गामा, हटाओ गामा यहाँ से, गामा हट सकता है, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ये
v की पावर में गामा आ जाएगा इज इक्वल टू के। अब log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n होता है, यानी इसको लिख सकते हैं log p इंटू वी टू पावर गामा टू बेस के इज इक्वल टू के। क्या लिख रहा हूं? टू बेस ई इज इक्वल टू के। क्या log हट सकता है? अगर मैं यहाँ log के ले लेता, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ले सकते हो, तो भी हट जाता, लेकिन ऐसे हट सकता है, ई की पावर जाएगा, पी वी टू पावर गामा इज इक्वल टू ई टू पावर के हो जाएगा, और ई टू पावर के कांस्टेंट है ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी पी वी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट लिखिए, के ना लिखिए। ये आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट हुआ। तो आप लिखेंगे दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखो कहीं भी इक्वेशन ऑफ स्टेट आ जाए तो आपको इक्वेशन निकालनी, कहीं आ जाए इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ फर्स्ट ऑफ मोशन, वैसे वो उसमें होता नहीं है, लेकिन मान लिया आ जाए, यानी आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को प्रूव करना है। नहीं, उसमें लिख के आता नहीं है, क्योंकि उसमें स्टेट थोड़ी चेंज हो रही है कि कोई गैस बन गई जाकर के वेपर में। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, इस इक्वेशन को किसी और नाम से जानते हैं, ये कोई किसी का नियम है, ये पाइसन्स लॉ, पाइसन नहीं। देखो एक होता है पा, एक होता है पो, एक होता है पौ, पौ जैसे होता है पॉल, पाल नहीं, जैसे अपने यहाँ जो गडरिया होते हैं पाल लिखते हैं, नहीं जो जाति की हम बात कर रहे हैं, और जो अंग्रेज नहीं होते पॉल, थॉमस पॉल, तो ये पौ है। तो दिस इज कॉल्ड पॉइसन्स लॉ, दिस इज कॉल्ड POISSON, पॉइसन्स लॉ, इसको पॉइसन्स लॉ कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये जैसे कहीं पार्टी में आप गए और क्या हाल चाल है, पॉइसन्स लॉ की क्या हाल चाल है, अभी ये काय के लिए पढ़ाया जाता है? आप ग्रेजुएशन में पहुंचे भाई, इसको आप हाई स्कूल के लेवल समझ रहे हो क्या? वहाँ पर टेक्निकल चीज ही आती है भाई। बीटेक जैसे लोग करते तो बीटेक का मतलब वही तो ग्रेजुएशन होता है, तो एग्जाम में नहीं आता। कहीं पार्टी वार्टी में गए, मान लिया किसी ने कहा और खुशी क्या हाल चाल है, अरे पायसन ला खाया, क्या ही क्वेश्चन होती है, ये क्वेश्चन बताओ और एक आइसक्रीम खाओ, ऐसा थोड़ी है एग्जाम की नहीं है, क्या है। अब देखो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे, P1 V1 टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू पावर गामा, ऐसे लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, अब आप कहेंगे भाई यहाँ पर प्रेशर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर कहाँ गया? टेम्परेचर तो है नहीं। तो अब टेम्परेचर के फॉर्म में अगर लिखें तो बाई आइडियल गैस इक्वेशन, बाई आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर क्या होता है? वैसे तो एनआरटी होता है, लेकिन एन नंबर ऑफ मोल हमने 1 माना है, तो पीवी इज इक्वल टू आरटी। तो यहां से पी का मान निकालो, पी इज इक्वल टू आरटी अपॉन वी, और इस पी की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो पी गायब हो जाएगा ना, और टी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो पुटिंग पी इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग पी इन इक्वेशन 2 रखो यहां, तो पी को क्या लिखेंगे? आर टी अपॉन वी इंटू वी टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आर क्या है? आर गैस कांस्टेंट है ना, अगर एक गैस कांस्टेंट इस कांस्टेंट के पास जाएगा तो कांस्टेंट कांस्टेंट खेलेगा, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, तभी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो आर को उधर शिफ्ट कर दो, तो आएगा टी अपॉन वी इंटू वी टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बताइए, ये जरा ध्यान समझिएगा, ये v की पावर 1 है, ये v की पावर गामा है, बेस दोनों का इक्वल है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर ये भाई साहब डिनोमिनेटर में आएंगे तो पावर गामा घटेगी, ये ऊपर जाएंगे तो 1 घटेगा। तो v को ऊपर ले जाए या गामा को नीचे ले आए? क्यों गामा को नीचे ले आए? तो देखिए, चूंकि गामा की वैल्यू होती है Cp अपान Cv, और अभी इसके पहले क्लास में बताया था Cp इज ग्रेटर देन Cv, बताया था ना। तो ये एक्चुअली वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो जो 1 से बड़ी है तो इसलिए 1 को इधर माइनस को जाकर के, तो आएगा टी वी टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
तो ये एक और इक्वेशन हो गया। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखेंगे इसमें कि T1 V1 टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू पावर, भाई मान लिया उनका एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, पहले इनिशियल टेम्परेचर ये था, वॉल्यूम ये था, टेम्परेचर ये हो गया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो ये न्यूमेरिकल लगाने का तरीका हो गया। तो ये P और V के टर्म में आ गया, ये T और V के टर्म में आ गया। अब P और T के टर्म में निकालते हैं, नोट कर लिया। अगेन अब यहां से किसको गायब करेंगे आप, अभी तो P को गायब किया था ना, आप V को गायब कर दो। अगेन यहां से V की वैल्यू क्या निकलेगी, RT अपॉन P, पुटिंग V इन इक्वेशन 1 में पुट करो, 1 नहीं 2, तो क्या आएगा P इंटू V क्या है, RT अपॉन P की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब गामा सब पे चढ़ेगा, तो P इंटू R की पावर गामा इंटू T की पावर गामा अपान P की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो R इज ए कॉन्स्टेंट, R की पावर गामा भी कॉन्स्टेंट है, तो ये उधर जाएगा तो कॉन्स्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ क्या, यहाँ लिखे दे रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा P इंटू टी की पावर गामा अपान P की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ भी 2 P आ गए। अब बताइए गामा को क्या ले जाएं, गामा को कहाँ ले जाएं, गामा को डिनोमिनेटर में लाएं, ऊपर ले जाएं, वैसे तो आपकी मर्जी, लेकिन चूंकि गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है इसलिए इसको नीचे ही ले आऊँ। तो टी की पावर गामा अपान P की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या कुछ लोग इसको ऊपर से लिखते हैं तो T की पावर गामा इंटू P की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, मैथमेटिकली भी देख लीजिएगा कि बस कहीं गलती हो रही, तुम भी वही लिखे जा रहे हो, बोले मास्टर ने लिखा है, आपको गलत थोड़ी करेगा, किसी बड़े को गलती थोड़ी लिखी जाती है। कभी कभी इस प्रूफ को थोड़ा चेंज कर देते हो, इस गामा को हटा देते हो। ये गामा कैसे हटेगा, ये वाला, ये गामा कैसे हटेगा, जब गामा से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग पावर बाई गामा, नहीं कर सकते ना, क्या करें आप ऐसा करें ना कि T की पावर गामा इंटू P की पावर 1 माइनस गामा को अगर हम यहाँ पर 1 अपान गामा कर दें, यहाँ भी ये करेंगे तो यहाँ तो कांस्टेंट ही रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो अब ये 1 अपान गामा जब आएगा इसके साथ तो गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, और इसके साथ आएगा तो अपान में आ जाएगा। तो प्रूफ क्या बनेगा, T इंटू P टू पावर 1 माइनस गामा अपान गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये फॉर्मेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अब मान लिया उन्होंने कह दिया कि एडियाबेटिक में इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, तो ये भी इक्वेशन ऑफ स्टेट है इसकी, ये भी इक्वेशन ऑफ स्टेट है इसकी, और इसकी पहले जो प्रूफ कराया वो भी इक्वेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, अब मान लिया वो इन्होंने ये फॉर्मेट ना दे करके ये वाला फॉर्मेट दे दिया, तो याद होना चाहिए ना ये फॉर्मेट भी होता है। तो ये आपका एडियाबेटिक की पूरा फैमिली बैकग्राउंड है कि एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है और एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है। ठीक है।